नमस्कार, राम राम दोस्तों। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, ये कंप्यूटर पर्सन उत्तरी 500 महत्वपूर्ण पर्सन की क्लास नंबर 2 है दोस्तों। क्लास नंबर 1 में हमने 30 पर्सन कंप्लीट कर लिए थे और क्लास नंबर 2 के अंदर भी 30 पर्सन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहले पर्सन के साथ में सबसे पहला पर्सन क्या पूछा गया है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा का किस में प्रयोग किया जाता है? व्यवसाय में किया जाता है, गणित में किया जाता है, बच्चों की शिक्षा में किया जाता है या सरल भाषा लिखने में किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोगो भाषा एक कंप्यूटर भाषा होती है दोस्तों। इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि छोटे बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज दी जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चों की शिक्षा में प्रयोग में ली जाने वाली लैंग्वेज लोगो लैंग्वेज या लोगो भाषा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, फोर्ट्रान लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज। अब बेसिक लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और ये एक नींव का पत्थर साबित हुई थी बाकी की हाई लेवल लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए। कोबोल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज वाणिज्यिक कार्यों में ज़्यादा इस्तेमाल ली जाने वाली लैंग्वेज है दोस्तों। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक वैज्ञानिक कार्यों के अंदर कंप्यूटर भाषा प्रयोग में ली जाने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि फोर्ट्रान लैंग्वेज एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ही हमने बात करी थी, वाणिज्यिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है दोस्तों? कोबोल लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर डायरेक्ट किसी भाषा को या कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ लेता है, वह कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है? अमेरिकन भाषा होती है, मशीनी भाषा होती है, गुप्त प्रच्छल भाषा होती है, या उपयुक्त तीनों भाषाएं होती है, या सभी होती है? तो अगर आपको पता हो दोस्तों, कंप्यूटर की आपने बेसिक नॉलेज ली है या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, तो उसके अंदर बताया गया कि कंप्यूटर 0 और 1 2 डिजिट को समझता है या 2 डिजिट वाली भाषा समझता है, और उस भाषा को हम कौन सी भाषा बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। और बाइनरी लैंग्वेज का दूसरा नेम होता है मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज। तो हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर डायरेक्ट कौन सी भाषा को समझ सकता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? फोर्ट्रान, एल्गोल, एल्गोल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? C++ को कहा जाता है, बेसिक को कहा जाता है, कोबोल को कहा जाता है, या उपयुक्त सभी को कहा जाता है? तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज है, ये नींव का पत्थर साबित हुई थी सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि जो सी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है और जावा, ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? किस प्रकार की लैंग्वेज के उदाहरण हैं? ये लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, या किसी कंप्यूटर के उदाहरण हैं, या सिस्टम प्रोग्राम के उदाहरण हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं? तो जो सी, बेसिक, कोबोल और जावा, ये तो हमें पता है कि ये सारी की सारी क्या है? लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है तो किसी न किसी प्रकार की लैंग्वेज के उदाहरण ही होंगे, ना तो ये किसी कंप्यूटर के उदाहरण होंगे, ना ये किसी सिस्टम प्रोग्राम के उदाहरण होंगे।
तो जो लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर आती है दोस्तों, एक तो मशीन लैंग्वेज आती है और एक असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज या 0-1 डिजिट वाली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो वो दोनों लैंग्वेज तो यहाँ नाम दिया गया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी कट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप हैं कौन कौन से? सी, बेसिक, कोबोल और जावा। ये सारी कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, यानी कि सभी कंप्यूटर क्या समझते हैं? बेसिक भाषा को समझते हैं, कोबोल को समझते हैं, मशीनी लैंग्वेज को समझते हैं या फोर्ट्रान को समझते हैं? तो बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, फोर्ट्रान लैंग्वेज, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, यानी कि उसको केवल इंसान ही समझ सकता है, यानी कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। तो बच गया हमारे पास एक ऑप्शन मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होती है? मशीनी भाषा ही लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कि इंटरनेट पे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली या प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? बेसिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, और ये किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? ये एक नींव का पत्थर साबित हुई थी, ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझने के लिए, सीखने के लिए इस्तेमाल हुई थी। कोबोल वाणिज्यिक कार्यों के अंदर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। और अगर जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली जावा लैंग्वेज जो है इंटरनेट पे प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जावा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर पूछा गया है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से खालिस्तान हेतु प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रणाली होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, हार्डवेयर को जीवित करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये कहाँ लिया जाता है, यही पूछा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में ज़्यादा विशेष रूप से प्रयोग लिया जाता है, लैपटॉप में लिया जाता है, सुपर कंप्यूटर में लिया जाता है, या वेब सर्वर्स के अंदर लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा, यानी कि वेब सर्वर में सबसे ज़्यादा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है। तो बाकी के ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज इन 3 ऑप्शन में दे देता हूं दोस्तों। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर पहले ऑप्शन के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया हुआ है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। और ये किस कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है दोस्तों? ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर काउंट किया जाता है। जब हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं आकार के अनुसार, साइज़ के अनुसार, कंप्यूटर के टाइप देखते हैं, तो उनमें एक टाइप आता है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, और उस माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर को काउंट किया जाता है, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। इसको हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से ले जाया जा सकता है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर जो दोनों कंप्यूटर है ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर से मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूं दोस्तों। अगर दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो उसका नाम क्या था? माइक्रल। क्या नाम था? माइक्रल। बट ये माइक्रल माइक्रो कंप्यूटर असफल कंप्यूटर कहलाया था। तो इसके बाद में पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रल तो असफल हो गया, पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 को माना जाता है दोस्तों। तो अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो अल्टेयर 8800 उसका आंसर आएगा, क्योंकि पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 को माना जाता है दोस्तों। अगर इंडिया का पूछ लिया जाए कि इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो इंडिया का पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था दोस्तों उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या था उसका नाम? सिद्धार्थ। अगर इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, और विश्व के पहले
असफल सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वो कौन सा था? CDC 6600। ये दुनिया का पहला असफल सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, जो कि 1964 के अंदर बनाया गया था। विश्व का पहला असफल कंप्यूटर CDC 6600। और वो कौन सा था? वो सुपर कंप्यूटर था दोस्तों। तो पहला सफल कंप्यूटर कौन सा था? वो था क्रे 1 1976 में। क्रे 1 1976 में किसने बनाया था दोस्तों? वो सैमूर करे ने बनाया था। और सैमूर करे कहाँ का रहने वाला था? USA का रहने वाला एक साइंटिस्ट था। अगर इसी कैटेगरी के अंदर सुपर कंप्यूटर में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि सीडैक कंपनी ने बनाया था दोस्तों। और सीडैक कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे था? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। पुणे महाराष्ट्र के अंदर सीडैक। और सीडैक की फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों? सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, उसको बनाने का मेन श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी को। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जी को। अगर गति की बात की जाए, सुपर कंप्यूटर के स्पीड की बात की जाए, तो दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? जापान के द्वारा, जो जापान की कंपनी है फुजित्सु और रिकेन कंपनी ने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नेम है फुगाकू। ये फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कहलाया था। और भारत के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कहलाया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शन थे दोस्तों। इन चारों ऑप्शन के बारे में हमने कंप्लीट एक्सप्लेन कर लिया है, सुपर कंप्यूटर के बारे में, डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में। और इसका उत्तर क्या रहेगा? डी उत्तर रहेगा। वेब सर्वर्स क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर में प्रयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? यानी कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? एक मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, या कंप्यूटरों को असेंबल करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है दोस्तों। 0 और 1 इसके अंदर इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज नहीं होती है ये। हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती है, जैसा कि हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा था। C++, कोबोल, बेसिक, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और कंप्यूटरों को असेंबल करने के लिए भी कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज को ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होती है खालिस्तान का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का, इंग्लिश लैंग्वेज कोड का, जावा लैंग्वेज का, CPU प्रोसेसिंग कोड का। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 ये 2 नंबर यूज़ होते हैं। इन्हीं नंबरों को न्यूमेरिक कोड बोला जाता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फंक्शन को खुद को कॉल करना कहलाता है। यानी कि रिकर्सन, बाइनरी सर्च, फंक्शन कॉलिंग, इनमें से कोई नहीं। जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है दोस्तों, उसके अंदर कुछ कोड लिखा जाता है या प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखे जाते हैं। उन फंक्शंस को खुद को ही अगर कॉल करना हो तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या प्रक्रिया कहते हैं? रिकर्सन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी की तारीख एवं समय दर्शाने का कमांड लिनक्स में क्या है? CAL है, डेट है, MAN है, या LS है। यानी कि जो लिनक्स है ये क्या है दोस्तों? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अंदर कुछ कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम कमांड बॉक्स रन करके। तो इसमें पूछा गया है कि अगर हम करंट डेट और समय यानी टाइम देखना चाहते हैं
तो इन चारों में से कौन सी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो डेट कमांड होती है दोस्तों। अगर डेट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अभी की तारीख और समय को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिखा सकते हैं या दर्शाने का काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिनक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने का कमांड क्या है? डुप्लीकेट मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है RENLS कॉपी DIR। अब ऑप्शन पढ़ने के बाद में आपको पता लग ही गया होगा दोस्तों, डुप्लीकेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डुप्लीकेट फाइल बनाने की कमांड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉपी कमांड होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एक अनुवादक जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है तथा उसको मशीनी भाषा में बदलता है होता है। असेंबलर होता है, ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक अलग ही चीज़ हो गई। यहाँ पे असेंबलर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर जो होता है ना, इस ट्रांसलेटर के टाइप होते हैं, असेंबलर भी और कंपाइलर भी। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर भी कट गया। अब असेंबलर भी हो सकता है, वो कंपाइलर भी हो सकता है। अब असेंबलर क्या करता है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने वाला पढ़ करके कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है? तो वो होता है कंपाइलर होता है, जिसको हम अनुवादक बोलते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा होती है? जावा, सी, पास्कल या लिस्प। यानी कि उप्स के बेस पे आधारित या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड पे आधारित कौन सी भाषा होती है? तो वो होती है जावा लैंग्वेज होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी भाषा में किसी भी चर के नाम की अधिकतम सीमा होती है। चर क्या होता है दोस्तों? एरे होती है। सी लैंग्वेज के अंदर हम जब एरे एक वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कितने अधिकतम अक्षर की सीमा होती है दोस्तों? तो टोटल हम 10 अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग भाषा के लिए कौन सा कीवर्ड मान्य नहीं है? यानी कि सी लैंग्वेज जो होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसके अंदर कुछ कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। वो 32 कीवर्ड होते हैं। नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में से कीवर्ड नहीं है? अब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है। इंटीजर INT इंट ये भी एक कीवर्ड होता है। यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह एक कीवर्ड होता है दोस्तों। रियल नाम का कोई कीवर्ड सी लैंग्वेज के अंदर नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं दोस्तों। सी लैंग्वेज कब बनी थी? 1972 के अंदर इसको बनाया गया था। कहाँ पे बनाया था? AT&T बेल लेबोरेटरी या लैब के अंदर बनाया गया था। किसने बनाया था दोस्तों? सी प्रोग्रामिंग भाषा को बनाने वाले डेनिस रिची थे। डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग भाषा को AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर 1972 के अंदर इन्वेंट किया था या बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कंपाइलर होता है। अब कंपाइलर क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने 1 या 2 क्वेश्चन पहले किया था कि उच्च स्तरीय लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमें सिर्फ ऑप्शन ही पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ के हमें पता लग जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर का संयोग होता है, नहीं होता। एक प्रोग्राम जो एक हाई लेवल भाषा को दूसरी में अनुवाद करता है, दूसरी में तो नहीं, मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। एक प्रोग्राम जो हाई लेवल भाषा को मशीन लेवल में अनुवाद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रोग्राम जो एक हाई लेवल भाषा को मशीन लैंग्वेज में या मशीन लेवल में अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संगणक समझ व निष्पादित कर सकता है?
ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है दोस्तों। भी इनमें से कौन सी भाषा को संगणक, संगणक का मतलब है कंप्यूटर, समझ व निष्पादित कर सकता है? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझ सकता है? मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को कहते हैं। जो ईमेल एड्रेस होता है, हमारी मेल आईडी होती है, उसके अंदर स्टोरेज एरिया कौन सा होता है? जहाँ पे हमारे मैसेज स्टोर होते हैं। अटैचमेंट होता है, हाइपरलिंक होता है, मेल बॉक्स होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट तो एक ऐसा ऑप्शन होता है दोस्तों ईमेल के अंदर, कोई भी फाइल, चाहे वो डॉक्यूमेंट है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, उनको अटैच करके अगर हम भेजना चाहते हैं तो अटैचमेंट कमांड या ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ईमेल में अवेलेबल होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक लिंक होता है दोस्तों, एक ऐसा ऑप्शन होता है दोस्तों, जो भी प्रोग्रामर होता है जो वेबसाइट डेवलप करता है उसके अंदर वेब पेज बनाता है, एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखता है उसके अंदर हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जब दो वेब पेजेस को आपस में जोड़ा जाता है एक लिंक के द्वारा, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं दोस्तों। मेल बॉक्स क्या होता है? मेल बॉक्स इनबॉक्स को बोला जाता है जो दोस्तों, जिसके अंदर हमारे मैसेज या मेल आके इकट्ठे होते हैं, उसी को हम स्टोरेज एरिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों। और आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों? आईपी एड्रेस एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ताकि इस एड्रेस की हेल्प से डेटा कहाँ पे भेजना है वहाँ आसानी से डेटा भेजा जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जब ब्लिंक करता हुआ एक प्रतीक होता है किसी सॉफ्टवेयर या जैसे कि एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड में हम काम करते हैं, तो क्या होता है? क्या वो कोई माउस होता है, या हार्ड ड्राइव होता है, या पॉइंटर होता है, या कर्सर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कर्सर होता है जो एक वर्टिकल लाइन की तरह ब्लिंक करता है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। पॉइंटर तो एरो होता है दोस्तों, माउस का एरो जो होता है उसको पॉइंटर बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइन है जो ब्लिंक करती है उसको कर्सर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है दोस्तों। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये तो एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर आता है जो कि कार्ड को रीड करता है। ये एक स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज होने वाला डिवाइस होता है जो हमारी मेमोरी चिप को डाल करके रीड करवाता है दोस्तों। ये कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है। डी ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्सर मूवमेंट बटन में एंड बटन जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है कार्यक्रम का अंत करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अब ये कह रहा है कि कर्सर मूवमेंट बटन जो होते हैं, एंड बटन, जो कि कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होता है दोस्तों, इस एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? इस एंड बटन का इस्तेमाल करने से हमारा कर्सर या तो लाइन के अंत में चला जाएगा या पेज के अंत में ले जाने के लिए एंड बटन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑपरेटर के द्वारा, ऑपरेटर यहाँ पे कौन है? यूज़र, यानी कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला यूज़र जो होता है उसको ऑपरेटर बोला गया है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? यानी कि यूज़र जो भी काम कंप्यूटर के ऊपर करता है वो कहाँ दिखाई देते हैं? सीपीयू में दिखाई देते हैं, वीडियो में दिखाई देते हैं, एएलयू में दिखाई देते हैं, आईबीएम में दिखाई देते हैं। आईबीएम तो यहाँ पे कंपनी का नाम है, ये तो ऑप्शन कट ही हो गया। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एएलयू एक सीपीयू का पार्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये तो एक सीपीयू का पार्ट है, ये तो हमें कोई रिजल्ट दिखाता नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं दिखता है। तो कंप्यूटर के ऊपर जो भी कार्य ऑपरेटर करता है वो कहाँ दिखता है? वीडियो के अंदर दिखता है, और वीडियो ही मॉनिटर होता है। यानी कि वीडियो का दूसरा नाम क्या होता है? मॉनिटर होता है। और वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस या आउटपुट का माध्यम है, यानी कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें से आउटपुट निकाला जा सकता है। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर से हम आउटपुट ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, यानी कि नीचे दिए गए जो जितने भी डिवाइस हैं इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। डिजिटल कैमकोडर, इससे हम वीडियो बना सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। माइक्रोफोन यानी माइक से हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करके हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है दोस्तों। स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट या इमेज को हम स्कैन करके एक फ़ोटो के रूप में या PDF के रूप में कंप्यूटर में भेज सकते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तीनों इनपुट डिवाइस है। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उपरोक्त सभी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, MICR में C का क्या मतलब है। C कैरेक्टर का क्या मतलब है, कोड, कलर, कैरेक्टर या फिर कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा कैरेक्टर दोस्तों, क्योंकि MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो C4 क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। और MICR क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, जो कि ज़्यादातर बैंकों में इस्तेमाल होता है। और बैंकों में ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैंकों के अंदर जो भी चेक का नंबर होता है वो चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ होता है दोस्तों, और उस चुंबकीय स्याही के नंबर को, अंकों को पढ़ने के लिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, जो लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है लेज़र बीम, यानी कि लाइट का तो इस्तेमाल होता है प्रिंट निकालने के लिए। प्रकाशीय ड्रम का भी इस्तेमाल होता है। आवेशित स्याही टोनर, एक टोनर होता है जिसके अंदर सूखी स्याही डाली जाती है पाउडर फॉर्म के अंदर, ड्राई। ये तीनों चीज़ लेज़र प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किन्हीं दो शब्दों के बीच में जगह देने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दो शब्दों के बीच में खाली जगह अगर हम देना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्टर का, कैप्स लॉक का, स्पेस बार का, कोई नहीं। यानी कि शिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं दो शब्दों के बीच में खाली जगह देने के लिए, स्पेस देने के लिए नहीं करते। कैप्स लॉक तो कैपिटल में लिखने के लिए या फिर दोबारा दबाएंगे तो ये एक टॉगल बटन होता है। अगर हम एक बार इसको ऑन रखेंगे तो सारे वर्ड कैपिटल में टाइप होंगे कंप्यूटर के अंदर। अगर हम इसको दोबारा से दबा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो ये शॉर्ट में लिखेगा। स्पेस बार एक बड़ी की होती है, सबसे बड़ा बटन कीबोर्ड के ऊपर होता है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। स्पेस बार बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम दो शब्दों के बीच में खाली जगह देना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 30% कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 30% के साथ में दोबारा मिलते हैं।